जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग जो नवीन सर की यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 2025 की अपडेटेड बुक आई हुई है हिंदी की, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने जो हिंदी का चैप्टर वाइज रिवीजन, उस बुक का रिवीजन स्टार्ट किया था। उसी के अंतर्गत हम लोग आज की क्लास नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग वर्णमाला का रिवीजन करने वाले हैं। बाकी इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने भाषा का विकास एवं भाषाओं का उल्लेख हम लोग कर चुके हैं। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की। तो वर्णों की टोटल संख्या 52 है। हालांकि वर्तमान में एक और वर्ण बढ़ गए हैं, मिलाकर के टोटल 53 हो चुके हैं। इसके अंतर्गत 52 के अंतर्गत स्वरों की बात करते हैं तो स्वर टोटल 11 आते हैं, जो क्रमशः अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। और वहीं पे बात करते हैं हम लोग इस जो स्वर 11 हैं, इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं तो इसमें से मूल या ह्रस्व स्वरों की संख्या टोटल 4 है, और वहीं पे दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। और इसी के अंतर्गत प्लुप्त स्वर जो हैं, जैसे कि ओम शब्द लिखने में जो यह ओम बोलने में जो यहाँ पे शब्दों का खिंचाव होता है, उसी को ही प्लुप्त स्वर कहते हैं। नोट, इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता था। और इसी के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि अयोगवाह स्वर। अयोगवाह स्वर के अंतर्गत अंग और अह आते हैं। नेक्स्ट है कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन जो है टोटल ये 33 होते हैं, जिसमें से क वर्ग जो है क ख ग घ अड़ तक होता है। इसी तरह च वर्ग के अंतर्गत च से लेकर के य तक होता है। और ट वर्ग जो है ट से लेकर अड़ तक होता है। फिर त वर्ग जो है त से लेकर के न तक होता है। और वहीं पे प वर्ग जो है प से लेकर के म तक होता है। और बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की, तो ये जो क वर्ग है, ये कंठ से उच्चारित होता है। और वहीं पे जो च वर्ग है, यह तालव्य से उच्चारित होता है। और वहीं पर ट वर्ग जो है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। और त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। और वहीं पे प वर्ग जो है, इसका उच्चारण ओष्ठ व्यंजन से होता है। और यह टोटल मिलाकर के इनकी संख्या जो है 25 है। तो इन सभी को स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं य, र, ल, व जो है, इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 4 होती है। और वहीं पे स और ह जो ये है, इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या टोटल 4 होती है। और वहीं पे छ, त्र, ज्ञ और श्र, इन सभी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या टोटल 4 होती है। इस प्रकार मिलाकर के सभी यह व्यंजन जो सभी मिलाकर के 33 होते हैं। और इसमें से बात करते हैं कि जो छ, त्र, ज्ञ और श्र हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो यह क्रमशः क और श के मिलन से छ बनता है। और वहीं पे त्र जो है त और र के मिलन से बनता है। और ज्ञ जो है ज और ञ से मिलकर बनता है। और श्र जो है स और र से मिलकर बनता है। और यहीं पे ड और ढ जो होते हैं, इन्हें उच्छिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 2 होती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि भाषा की न्यूनतम इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की न्यूनतम इकाई जो है वाक्य है। वाक्य की न्यूनतम इकाई पद या फिर शब्द है। और शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ण का स्वरूप जो है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, जिसका अर्थ अनासवान होता है। अतः वर्ण खंड मूल ध्वनि का नाम है, अर्थात किसी भी शब्द का वह खंड जिसका अन्य कोई खंड या विभाजन नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाता है। संक्षेप में वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। प्रत्येक भाषा में कई वर्ण होते हैं। मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण हैं। और वर्णों के इस व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वर वर्णों की बात करते हैं तो वे वर्ण जिनके स्पष्ट उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता न हो, अर्थात बिना किसी अवरोध या बाधा के इनका उच्चारण होता है, उन्हें वे स्वर कहलाते हैं तथा ये स्वतंत्र होते हैं। स्वरों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो पहला है मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो यह ह्रस्व या फिर मूल स्वर, पहला मात्रा और उच्चारण के आधार पर पहला इसका विभाजन ह्रस्व या मूल स्वर में होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है
बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और वहीं पे उसके बाद दूसरे नंबर पर दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ओ, आते हैं। इनमें क्रमशः जो आ है यह और अ से मिलकर बना है। इसी तरह ई जो है छोटी ई और छोटी ई के मिलन से बड़ा ई बनता है और इन सभी को सजाती स्वर कहते हैं। यह इनकी संख्या टोटल 3 होती है। और इसी तरह ए, ओ और जो है इनका क्रमशः इन्हीं वर्णों से मिलकर ये बनते हैं, इन्हें विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या 4 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत तीसरे नंबर पर प्लुप्त स्वर आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम बोलने में जो बीच में ध्वनि खिंचती है उसे ही कहते हैं। हालांकि मानक हिंदी में 2 ही स्वर ह्रस्व और दीर्घ को ही मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट बात करते हैं जीभ की ऊंचाई या फिर मुख खुलने के आधार पर इनका विभाजन। तो इनका क्रमशः 4 भागों में बांटते हैं। पहला विवृत, इसके अंतर्गत आ आता है। उसके बाद अर्ध विवृत, इसके अंतर्गत ए, औ, अ आते हैं। और वहीं पे संवृत जो है इसके अंतर्गत ई, उ आते हैं। और वहीं पे दीर्घ संवृत के अंतर्गत ए और ओ आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीभ के उत्थापित या फिर ऊपर उठे हुए भाग के आधार पर। इसके आधार पर टोटल 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अग्रस्वर, इसके अंतर्गत ई, ए आते हैं। और दूसरा जो है केंद्रीय या फिर मध्य स्वर, इसके अंतर्गत अ आता है। और वहीं पे तीसरे नंबर पर है पश्च स्वर, इसके अंतर्गत आ, उ, ओ आते हैं। और नेक्स्ट है चौथे नंबर पर है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर इनका विभाजन टोटल 3 भागों में होता है। पहला इसके अंतर्गत है कि अवृत मुखी, इसके अंतर्गत अ, ई, ए आते हैं। और वहीं पे दूसरे नंबर पर वार्तुल या फिर वृत्त मुखी स्वर, इसके अंतर्गत उ, बड़ा उ, ओ और अ आते हैं। और वहीं पे तीसरे नंबर पर अर्ध वार्तुल या फिर अर्ध वृत्त मुखी स्वर, इसके अंतर्गत आ आते हैं। नेक्स्ट 5वें नंबर पर बात करते हैं कि जीभ के तनाव के आधार पर इसका विभाजन 2 भागों में था। पहला जो है शिथिल के आधार पर, इसके अंतर्गत अ, ई, उ आते हैं। और वहीं पे दूसरे नंबर पे कठोर के आधार पर, जिसके अंतर्गत आ और बड़ी ई और बड़ा उ आते हैं। छठे नंबर पर उच्चारण स्थान के आधार पर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल पहले नंबर पे कंठ से अ, और आ आते हैं। और वहीं पे तालव्य के आधार पर तालव्य से ई और ई को बोला जाता है। और वहीं पे मूर्धन्य से ऋषि को और ओष्ठ से उ और उ आते हैं। और अनुनासिक के अनुसार अंग और आ चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक में आते हैं। और वहीं पर अनुस्वार के अंतर्गत बस एक चंद्र बिंदु वाले आते हैं। वहीं पे कंठ तालव्य की बात करते हैं तो ए और बड़ा ए आता है। और वहीं पे कंठ ओष्ठ में उ और औ आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। तो व्यंजन वर्णों में जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के संभव नहीं होता है वे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं तथा इनमें अ स्वर छुपा रहता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों को निकाल देने पर शेष वर्ण व्यंजन है। व्यंजन में अ स्वर इस प्रकार होता है कि जैसे क जो है अगर इसमें से अ को निकाल देंगे तो यह क आधा हो जाएगा। आधा होने पे यहाँ नीचे हलंत लग जाता है। और घ इसी प्रकार घ है तो घ में यहाँ हलंत लग जाएगा फिर अ आ जाएगा। अगर इनसे स्वर अ को निकाल दें तो व्यंजन हलंत के रूप में हो जाते हैं। और वहीं जैसे यहाँ पे लिखकर दिखाया गया है। स्वर वर्ण स्वतंत्र तथा व्यंजन वर्ण स्वरों पर आधारित होते हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या टोटल 33 होती है। नोट: केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्तमान में व्यंजनों की कुल संख्या 40 है। विशिष्ट व्यंजन ल को जोड़ा गया है। और वहीं पे हिंदी वर्णमाला में विशिष्ट व्यंजन के रूप में ल वर्ण ये भी ल इस प्रकार लिखा जाएगा, तो स्थान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं व्यंजन की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। और श्रेणियां कौन कौन सी हैं तो इसमें पहले नंबर पर स्पर्श व्यंजन, दूसरे नंबर पर अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो वे व्यंजन वर्ण जो कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा स्थान के स्पर्श की सहायता से बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन अलग अलग उच्चारण स्थान होने के कारण कई वर्गों में बंटे हैं। वस्तुतः हम इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों में 5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना लिए गए जो क, च, ट, त, प वर्ग में विभक्त हैं। अतः स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है जो कि निम्नलिखित हैं। उनकी बात करते हैं तो यह क्रमशः यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे क वर्ग जो है क से लेकर के अड़ तक होते हैं, यह कंठ से उच्चारित होते हैं। वहीं पे च वर्ग जो है च से लेकर के इ तक होते हैं, यह तालु से उच्चारित होते हैं। और ट वर्ग जो है ट से लेकर अड़ तक होते हैं, यह मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और
त वर्ग जो है ये त से लेकर के न तक होते हैं, ये दंत से उच्चारित होते हैं। वहीं पे प वर्ग जो है प, फ, ब, भ, म आते हैं, यह ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। दूसरे नंबर पर है कि अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को सटाने से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व होते हैं, और इसमें से जो य और व हैं, यह अर्धस्वर भी कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण घर्षण या रगड़ के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सलीफा सा, षटकोर सा और सड़क सा और ह आते हैं। और व्यंजन के उपयुक्त प्रकार के अध्ययन से हमें व्यंजन की उत्पत्ति, स्थान, समूह आदि का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, परंतु इसे हम सहज बनाने के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर भी किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर, तो जैसे उच्चारण के आधार पर स्वर यंत्र मुखी जिसे काकल्य कहते हैं, इसके अंतर्गत ह आता है। और वहीं पे कंठ के आधार पर क से लेकर के अड़ तक आते हैं, और तालु के आधार पर च से लेकर के य तक, और इसी के अंतर्गत य और श भी आते हैं। और मूर्धा के आधार पर ट से लेकर के अड़ तक, और इसी में षटकोर स और र जुड़ जाते हैं। और वहीं पे दंत के आधार पर त से लेकर के न तक, इसी में स और ज भी जुड़ जाते हैं। और ओष्ठ के आधार पर प, फ, ब, भ, म आते हैं, और दंतोष्ठ के आधार पर व और फ आते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ पे जो है दंत वर्ण यहाँ पे धातु से बोले जाते हैं, इसी को फिगर के अंतर्गत दर्शाया गया है। आप लोग इस फिगर को देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या फिर अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। तो स्पर्श व्यंजन क से लेकर के भ तक होते हैं, और वहीं पे स्पर्श संघर्षी जो है च, छ, ज, झ और झ तक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत सलीफा स, षटकोर स और सड़क स और ह आते हैं। और वहीं पे पार्श्विक के अंतर्गत ल आते हैं, और लुंठित के अंतर्गत र आते हैं, और उच्छित के अंतर्गत ड और ड़ आते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे नुक्ता लगा रहेगा। वहीं पर अर्धस्वर की बात करते हैं, य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। अनुनासिक की बात करते हैं तो ड, य, अड़ और न, यानी प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर को अनुनासिक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उच्चारण प्रयत्न, यानी कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो इसके आधार पर घोष या फिर सगोत। घोष या सगोत में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में टकराती हैं और झंकृत उत्पन्न करती हैं, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें व्यंजन सभी स्वर द्विगुण व्यंजन और य, र, ल, व तथा ह घोष वर्ण कहलाते हैं। और वहीं पे अघोष की बात करते हैं तो अघोष के अंतर्गत जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, अर्थात केवल श्वास की आवश्यकता हो, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सलीफा सा, षटकोर सा और सड़क सा अघोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्राणता के आधार पर। तो इसके आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण की बात करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अंतःस्थ व्यंजन और सभी स्वर तथा ड़ अल्पप्राण है। इस प्रकार इनकी टोटल कुल संख्या 31 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण जो है जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण और ऊष्म व्यंजन तथा ड़ महाप्राण है। कुल मिलाकर के इनकी संख्या 15 होती है। और वहीं पर अनुस्वार एवं अनुनासिक की बात करते हैं तो सामान्यतः हम कई बार अनुस्वार को बिंदी के द्वारा दर्शाया जाता है और अनुनासिक को चंद बिंदु को लेखन शैली में एक जैसा लिख देते हैं, जो कि व्याकरण या उच्चारण की दृष्टि से उचित नहीं है। हालांकि अनुनासिक और अनुस्वार की ध्वनि कुछ हद तक समान होती है, परंतु इनकी ध्वनि वास्तविकता में एक दूसरे से अलग है। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग लेखन शैली में अत्यधिक सावधानी से करना अनिवार्य है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है, जैसे चांद, चांदनी, चिड़िया, गांव, आंसू इत्यादि। और वहीं अनुनासिक के विपरीत अनुस्वार में मुंह से कम तथा नाक से अधिक श्वास निकलती है, जैसे शंख,
मंद, छंद, पंच, अंग आदि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है कि इसमें चंद्र बिंदु लगता है और वहीं अनुस्वार जो कि एक व्यंजन ध्वनि है वर्ण पर बिंदी लगाकर यह अपनी विशेषता को प्रकट करता है। हिंदी के तद्भव रूपों में अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु लगाकर होता है तथा तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे दंत से दांत, अंत से आत होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों की। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2024 तक के यूपी पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो दंत के अंतर्गत त, थ, द, ध आते हैं। तो इस प्रकार से ट जो है यह मूर्धा से उच्चारित होता है, अतः ट नहीं है। और वहीं पे चौथा क्वेश्चन है कि री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो त वर्ग जो है यह दंत के माध्यम से बोला जाता है। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो महाप्राण जो है महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। तो इसमें से जो भ है यह महाप्राण है। और वहीं पे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी। तो स्वरों की संख्या टोटल 11 है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान कंठ के द्वारा इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी की ठ ध्वनि है। तो ठ ध्वनि जो है मूर्धन्य यानी कि इसका उच्चारण मूर्धा के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ई बड़ी ऊ और छोटी ऊ किस प्रकार के स्वर है। तो यह क्वेश्चन जो है संवृत स्वर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है। तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा इया। यह स्वर नहीं है, यह एक व्यंजन है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो री ध्वनि जो है यह ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आती है। और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण जो है म जो है यह घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए और बड़ा ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यह कंठ तालव्य के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि ख, ग और फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं। तो ये सब अरबी फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो बोलते समय मुख का टोटल 5 भागों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अतः 5 स्थानों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो 11 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो वे स्वर तंत्रीय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। तो नासिक द्वारा इ का उच्चारण अण का उच्चारण किया जाता है, जिसे डिपाई अड़ंग भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है। तो यह अंतस्थ व्यंजन। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर नंबर 20 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे हलंत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। तो ह्रस्व व दीर्घ ये स्वरों के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से कौन सा उसमें व्यंजन है। तो उसमें व्यंजन जो है यह श जो है उसमें व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि दंत ध्वनि है। तो दंत ध्वनि के अंतर्गत न आता है। टोटल दंत से द्वारा त, थ, द, ध, न इनका उच्चारण दंत से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत च अघोष वर्ण में आएगा। अघोष जो है
पहला और दूसरा जो है अघोष के अंतर्गत, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा अघोष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है यूपी जेल वार्डर के फायरमैन में 2020 में पूछा गया है। तो इसमें व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पाँचवें में व्यंजन सघोष होते हैं, तो यह सही है। और वहीं पे व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, तो यह भी राइट है। और तीसरा ऑप्शन है कि समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, तो यह भी राइट है। इसमें पूछा असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा कि सभी विसर्ग सघोष होते हैं, यह असत्य कथन हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत न आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुस्वार किसका कार्य करते हैं, तो अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में टोटल इतना ही था। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिनको यह PDF चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और UPSI के लिए जीत राणा सर की जो यूट्यूब पे सर करा रहे हैं, उसका हैंड रिटन नोट से हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। आप लोग यदि रिवीजन नहीं किए तो उसका भी रिवीजन जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।